नमस्कार आप सभी को। विगत एक वर्षों के करंट अफेयर्स के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अब रेगुलर जुड़ नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप नुकसान उठा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू किया गया था, तो उम्मीद है कि आप सब जुड़ेंगे जैसे पहले की बात जुड़ते थे। तभी इस प्रोग्राम का महत्व है, क्योंकि यदि आप इग्नोर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो 25 से 30 प्रश्न आएंगे वहां पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप रेगुलर कर रहे हो तो वो चीजें बन जाएंगी दिमाग में, मन मस्तिष्क में, कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे दिन चीजें रिपीट होती रहेंगी, वो बैठ जाएंगी। यदि आप रेगुलर नहीं करोगे तो समस्या क्या है कि यदि एक दिन में आप सोचो कि रट ले जाओ, एक दिन में चीजों को कर ले जाएं, तो वहां पर समस्या निश्चित तौर पर होगी। क्योंकि करंट अफेयर्स एक दिन का विषय नहीं है कि एक दिन आप रट के चले जाओगे और सारी चीजें हो जाएंगी। और कोई भी एक ऐसी पुस्तक नहीं है जिससे आप भरोसा कर सको कि एक कोई पुस्तक पढ़ लिया उसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जरूरी है कि नियमित बने रहें। करंट अफेयर समाचार पत्रों में भी नियमित पढ़ते रहें, कोई पत्रिका लेते हैं वहां से भी नियमित करते रहें और हमारे साथ भी रेगुलर जुड़े रहें। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, बोला जा रहा है कि अगस्त 2021 में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पे शायद मोबाइल ऐप का नाम जो है मिसिंग है, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ प्रश्न को, फिर मैं बताता हूँ। यदि मिसिंग होगा, टाइपिंग में एरर होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इसमें आनंदा मोबाइल ऐप, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बात हो रही है आनंदा मोबाइल ऐप की। ठीक है, आनंदा नामक एक मोबाइल ऐप जारी किया गया था, तो वही पूछा जा रहा है कि आनंदा नामक ये जो मोबाइल ऐप है इसका संबंध किससे है। तो इसमें त्रुटि को करेक्ट कर लीजिएगा। आनंदा नामक मोबाइल ऐप का संबंध किससे है आपको बताना है। योग से है, रोजगार से है, LIC से है या स्वास्थ्य से। इस मोबाइल ऐप का संबंध किससे है आपको बताना है। चले बताएं, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको बताना है। आनंदा मीन्स है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। विशेष रूप से ये उन एजेंटों के लिए है जो काम कर रहे हैं किसी संस्था में, और इसमें बात हो रही है LIC की। ठीक है, LIC के जो भी एजेंट हैं उनके लिए इन्होंने एक विशेष ऐप बनाया है जिसका नाम है आनंदा। तो इसका संबंध है LIC से। अब LIC के बारे में क्या पूछा जा सकता है। LIC इन दिनों चर्चा में था, पिछले दिनों चर्चा में था LIC, आपको पता है क्यों चर्चा में था। विनिवेश के कारण चर्चा में था LIC। तो LIC के चेयरपर्सन पूछे जाते हैं। तो LIC के चेयरपर्सन है वर्तमान समय में M.R. कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है, M.R. कुमार LIC के चेयरपर्सन है। LIC का हेडक्वार्टर यदि कभी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत LIC आता है तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ये मंत्रालय। ये जानकारी आपको जरूरी है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो M.R. कुमार LIC के प्रमुख हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। आनंदा एप्लीकेशन का उपयोग है कि जो एजेंट हैं LIC के उनके लिए इसको बनाया गया है, जो बिचौलिए हैं जो LIC के लिए काम करते हैं उनके लिए इस ऐप को LIC ने तैयार किया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2, केन बेतवा लिंक लगातार चर्चा में है। केन बेतवा लिंक, तो चलिए केन बेतवा लिंक के बारे में बताएं कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं। क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा इसमें बोला जा रहा है केन बेतवा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तीसरा बोला जा रहा है बेतवा नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चले बताएं, केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है या केन बेतवा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। चले पढ़ें और बताएं, क्योंकि केन बेतवा लगातार आप सुन रहे हैं, नदी जोड़ो परियोजना लगातार आप सुन रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। बताएं इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चलिए अब इसमें देखो 3 से 4 प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से प्रश्न पूछा जाए। देखो पहला कह रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, एकदम सत्य कहा जा रहा है, एकदम सत्य है।
दूसरा कथन कह रहा है कि केन बेतवा नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इनका क्रम आता है। जब हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो यही नदियों का क्रम आता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे केन और बेतवा यमुना की तो सहायक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। जी हाँ, उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि बेतवा नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अब आपको यहाँ पे बताना है, क्या बेतवा नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? नहीं, याद रखिएगा, पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर जो नदी गुजरती है वो है केन नदी। केन नदी है जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। अब यदि किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य कहां पर है या पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो आप इसको ये नहीं कहोगे कि ये जो प्रश्न है ये आपके पर्यावरण एनवायरमेंट के सेक्शन से जुड़ गया, पारिस्थितिकी से जुड़ गया। नहीं, क्यों? क्योंकि केन बेतवा परियोजना वर्तमान समय में चर्चा में है, इसलिए यदि यमुना से संबंधित कोई प्रश्न बनता है, यमुना की सहायक नदियों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है या पन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित कोई प्रश्न बनता है, तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा है। इसी तरह से आपको पहचान करनी होगी। यूपीएससी यदि आप देते होंगे तो पता होगा, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी प्रश्नों को आप करंट से मैच कर सकते हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस परियोजना में भागीदार राज्य कौन से हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भागीदार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार इसमें भागीदार है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक बांध का भी निर्माण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बांध का नाम है दौधन बांध, ठीक है। दौधन बांध का भी निर्माण किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दौधन बांध का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। और केन नदी है जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। उद्देश्य क्या था इस परियोजना का? इस परियोजना का उद्देश्य था कि जो बुंदेलखंड का असिंचित क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उसको पुनः एक प्रकार से देखें हरियाली युक्त करना, वहां पे जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे कि सिंचाई व्यवस्था उत्तम हो सके, ठीक है। चल, भारत का पहला mRNA आधारित, ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा mRNA, ठीक है। तो भारत का पहला mRNA आधारित कोविड वैक्सीन जिसके चरण 2 और 3 परीक्षण के लिए हाल ही में मंजूरी दी गई है, या किस फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है? बताएं, किस फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है? और इतना याद रखिएगा, यदि कंपनियों के बारे में पूछे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये वैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाया गया, या इस वैक्सीन की कंपनी जो है कहां पर, किस शहर में बेस्ड है, तो ज्यादातर जो वैक्सीन बन रही है, याद रखिएगा, सब पुणे बेस्ड कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। सारी की सारी वैक्सीन जो भारत में बन रही हैं पुणे स्थित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं। तो यदि आपको कुछ भी नहीं पता है और स्थान पूछ लिया कि इस कंपनी जिसने कोविड वैक्सीन बनाई इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो आंख मूंद कर आप पुणे पर टिक करेंगे तो आपका 80 से 90% चांस है कि ये आपका सही हो, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां पुणे बेस्ड हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रखना, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी कंपनी है, तो आपको बता दें ये कंपनी है जेनोवा बायोफार्मा। कौन सी कंपनी है? जेनोवा बायोफार्मा, पुणे स्थित कंपनी है। और जब बात आती है पुणे की, तो आपको सीरम इंस्टीट्यूट अवश्य याद आना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। और इसके प्रमुख का भी नाम याद रखना चाहिए, आदार पूनावाला, यह भी नाम याद रखना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि पुणे ने वैक्सीन कौन सी बनाई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है, ठीक है। और आपको बता दें कि जेनेवा बायोफार्मा ने जो mRNA आधारित वैक्सीन बनाई है उसका नाम है HGCO19। क्या है? HGCO19 इसका नाम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। HGCO19 इस वैक्सीन का नाम है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब mRNA आधारित वैक्सीन क्या होती है?
यह भी पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस प्रकार की जो वैक्सीन होती है वो शरीर में ऐसे प्रोटीन का, शरीर की कोशिकाओं में ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जैसे कि वायरस के प्रोटीन में होते, मतलब वायरस के प्रोटीन की नकल कर हमारे शरीर में सेम प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है, और इसी के माध्यम से जब हमारा शरीर संक्रमित होता है तो तेजी से उसको मदद मिलती है, तेजी से वो रिकवर कर पाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम संक्रमित होने के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करता है। तो mRNA आधारित जो वैक्सीन होती है उसका काम यही होता है। ठीक है, चलें इसको बताएं। फरवरी 2021 में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया है, आपको बताना है। चले बताएं, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? चलिए आप सब बताएं, तब तक हम यहाँ पे कुछ फैक्ट लिख रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, तब तक आप सोच कर बताएं, क्योंकि ये पढ़ा होना चाहिए, यदि नहीं पढ़ा है तो गलत है। चलें शीघ्र बताएं, अब तक जवाब आ जाना चाहिए। जवाब आ जाना चाहिए। चलें देखो, ये संबंधित है केरल से और इसकी आधारशिला केरल के तिरुवनंतपुरम में रखी गई है। ठीक है, तो केरल से संबंधित है, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। इसका पूरा नाम है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। जब बात केरल की आती है तो केरल की जो जैव विविधता है वो कई बार पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पामदुम 16 नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। इस तरह से कई सारे नेशनल पार्क हैं जो पता होना चाहिए और इन नेशनल पार्कों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पामदुम 16 नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्कों के बारे में आपको जानकारी केरल के संबंध में होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको बताएं। अगस्त 2021 में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने GIS आधारित योजना पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया, बताएं। विशेष रूप से इस पोर्टल को बनाया है इसरो ने और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस विशेष पोर्टल को बनाया गया है। अब अगर इसरो ने बनाया है तो इसरो के बारे में कुछ जानकारियां पता होनी चाहिए, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। विक्रम अम्बला साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में के शिवन इसके प्रमुख है। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा पोर्टल बनाया है, किस नाम से, तो इस पोर्टल का नाम है युक्त धारा। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अगस्त 2021 में एनटीपीसी द्वारा 25 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पीवी उपक्रम कहां पर शुरू किया गया, बताएं। एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पीवी उपक्रम कहां पर शुरू किया गया, आपको बताना। ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बन जाने से यहां अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकेंगे इसके बन जाने के बाद। तो ये कहां पर बन रहा है, कौन सा है, आपको बताना है। चलिए, 4 यहां पर दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको अपना चुनाव करना है। चलिए बताएं, जवाब दीजिए। देखो, ये शुरू किया गया है सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन, डी विकल्प सही उत्तर है, सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, और आपको बता दें ये कहां पर है, तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कहां पे है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जब आंध्र प्रदेश की बात आती है, विशेष रूप से विशाखापट्टनम से संबंधित है, तो वर्तमान समय में याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की अभी कोई
यदि हम देखें तो कोई भी नई राजधानी अभी नहीं है, क्योंकि जो 3 राजधानियों का विधेयक था उसको कैंसिल कर दिया गया, तो वर्तमान समय में इनकी कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पे समुद्री आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कोरिंगा समुद्री आरक्षित क्षेत्र, कृष्णा समुद्री आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद आप जानते होंगे पुलिकट झील आपको देखने को मिलती है। हालांकि पुलिकट झील 2 राज्यों में विस्तारित है, इसीलिए हमने इसकी चर्चा नहीं किया था। तो याद रखना है कि कोरिंगा समुद्री आरक्षित क्षेत्र, कृष्णा समुद्री आरक्षित क्षेत्र, ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और पुलिकट झील भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अप्रैल 2021 में आयोजित 6वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया, आपको बताना। चलिए बताएं। विशेष रूप से जो रायसीना डायलॉग है ये भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। लगभग 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में यदि हम बात करते हैं तो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री आए हुए थे। तो याद रखना है, रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया के किस वैक्सीन टीके ने चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश कर लिया है? बताएं। यहाँ पे बात हो रही है चिकनगुनिया की। तो चिकनगुनिया की कौन सी वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि द्वितीय चरण और तृतीय चरण के नैदानिक परीक्षण में इसने प्रवेश किया है, ये आपको बताना। बताएं इनमें से कौन सा है, आपको बताना। 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर है BBV87। याद रखिएगा, BBV87 ये आपका सही उत्तर है। चिकनगुनिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो चिकनगुनिया के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात आपको बता दें, चिकनगुनिया पहली बार जो देखा गया था वो 1992 में इसका मामला आया था। सॉरी, 1952 में इसका मामला आया था, और ये तंजानिया में पाया गया। तो सबसे पहला लक्षण जो चिकनगुनिया का मिला था वो 1952 में मिला था और तंजानिया में मिला था। और आपको बता दें चिकनगुनिया के बारे में कि यह संक्रमित मादा एडीज मच्छरों के द्वारा फैलता है। मादा एडीज मच्छरों के द्वारा यह फैलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? बताएं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, नेट ट्रैक मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने बहुत पहले आपको यह भी बताया था कि भारत ऐसा करने वाला 5वां देश है। 11.3 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक था, यह भी मैंने बताया था। तो आपको बताना है कि कहां पर, किस शहर में किया गया। चलिए बताएं किस शहर में किया गया, ये आपको बताना। पीथमपुर, पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ। देखो इसका सही उत्तर है पीथमपुर। ये कहां पे किया गया? पीथमपुर। ये कहां पे है? इंदौर में। मतलब या तो इंदौर विकल्प में है, या तो पीथमपुर है, या तो मध्य प्रदेश है। तो इन तीनों में से जो भी दिया है उसको आपको टिक करना है। अब इसमें देखेंगे तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है, मतलब भारत 5वां देश है जिसने इस प्रकार के ट्रैक बनाए हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जैव विविधता से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाता है डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जवाब होगा मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो जैव विविधता है, जो वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो जैव विविधता स्थल है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होगा, बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय उद्यानों की, तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था 1936 में अधिसूचित किया गया था हैली नाम से, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो हमें जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम बात करें भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमें जाना पड़ेगा अंडमान निकोबार, जहां पे मिलेगा साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान।
तो साउथ बटन ड्यूब ये अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भारत के कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का। इसके साथ साथ आप देखते हो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राजस्थान में देखने को मिलता है, प्रवासी पक्षियों के लिए विशेष रूप से साइबेरियन केन के लिए प्रसिद्ध है। आप देखते होंगे जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, आप देखते होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों एक सिंगी गैंडों के लिए आवास स्थल हैं। तो इस तरह के कुछ विशेष आवास स्थल हैं जो कुछ विशेष प्रकार के हिरण रखते हैं, जो कुछ विशेष प्रकार के गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ विशेष प्रकार के शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। जनवरी 2021 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस नाम से एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया? बताएं, किस नाम से एक विशेष सहायता पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना। चलो, किस नाम से ये लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, लगातार चीजें आपको मिलती रहे, भले ही थोड़ी सी मिले, थोड़ा कम मिले, लेकिन लगातार मिलती रहे, ये हमारा प्रयास है। इसी को लेकर आज का ये लास्ट प्रश्न है, बताएं किस नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखो, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रम शक्ति के नाम से। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। आप जानते हो कि बात हो रही है अर्जुन मुंडा की, इनकी संसद ये जो क्षेत्र है वो है खुंटी। और आप यह भी जानते होंगे जब बात होती है अर्जुन मुंडा की तो इनके संबंध में एक चीज और याद रखना है आपको कि भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख के बारे में यदि कभी पूछ लिया जाए तो भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख जो है वो अर्जुन मुंडा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, इसलिए आपको ये सीरीज दी गई है कि लगातार चीजें चलती रहें। कल से और बृहद स्तर पर हम आएंगे और बेहतर तरीके से लेकर चीजों को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, आभार।